तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और आपका यूपी प्लस का अगर आपका एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाना। इसमें दोस्तों मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट के साथ लिया है। जो मेरा इसमें कुछ नोट्स के क्लिप मैंने ऐड किए, क्योंकि उसमें जो ट्रिक है वो आपको बताएंगे, जिससे आपको यह जो हिंदी के चैप्टर हैं, जो इसमें संधि है, समास हैं, आदि हैं, तो उनको देखने काफ़ी अच्छा लगेगा और आपको याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और याद भी आपको जल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं आपको जी के, हिंदी आदि की वीडियो उपलब्ध कराता हूँ। चलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हिंदी का। और स्पेशल जिसका भी यूपी प्लस का एग्ज़ाम है अभी 23, 24, 25, यानी कि जब भी तक भी हैं 23 से 29, तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर जरूर जाना। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है किसके, चिन्हों के बारे में, क्योंकि चिन्हों से हर चैप्टर से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि हिंदी के जो आपको पता है कि कम से 38 क्वेश्चन आएंगे, तो 38 में से हर चैप्टर से वो कुछ ना कुछ उठाकर जरूर लाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। और विश्वास करना, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 38 में से 38 का विश्वास तो नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि 30 प्लस क्वेश्चन आप कर कर जरूर आओगे, इतना मैं जरूर बोलता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी में किसी वाक्य विचार के पूर्ण होने पर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई वाक्य अपना पूर्ण हो जाता है तो उसमें किस वाक्य यानी किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसमें कहते हैं किसका, पूर्ण विराम का। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अगर हम बात करें कहीं दोहा, श्लोक, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में हम एक पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति में हम कैसे दो पूर्ण विराम लगाते हैं। कैसे, जैसे कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सूने, हमने एक पूर्ण विराम लगाया। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, और हमने कितने, दो पूर्ण विराम लगा दिए। ठीक है, उपाधियों की हम बात करें तो देखो, उपाधियों में हमेशा क्या होता है, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि BSc, MSc, LLB, तो इस प्रकार की जब भी उपाधियां अपन लिखते हैं तो उसमें किसका, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। और अगर हम बात करें, देखो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे जहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे मतलब भागो भागो, चलो चलो, तो यहाँ पर हम किसका, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो जहाँ व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को अपन संबोधित करते हैं तो वहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों समय आ गया पेपर निकालने का। ठीक है, तो अपन किस में, अपने दोस्तों को संबोधित कर रहे हैं कि दोस्तों अब पेपर आ गया है, समय आ गया किसका, पेपर निकालने का। तो जब अपन किसी चीज़ को यानी किसी को अपन संबोधित करते हैं तो वहाँ किसका, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद करते जाना आराम से। उसके बाद हम बात करते हैं, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब हम पढ़ते हैं तो देखो हमको मिलते हैं ना खालिस्तान, जैसे कि डॉट डॉट डॉट, तो खालिस्तान के जो डॉट डॉट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। तो इसका हम तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग आता है, लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, ये सारे क्या है, लोप चिन्ह हैं। याद रखना, खालिस्तान से याद करना कि जब भी हम कई खालिस्तान होते हैं उसमें जो डॉट डॉट होता है वो कौन सा चिन्ह होता है, लोप चिन्ह होता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ अंश छोड़ कर लिखना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करें, देखो हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भाव को जब प्रकट करते हैं तो वहाँ पर क्या, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, एक लाठी, उसके नीचे एक बिंदी। ठीक है, अगला है, किसी प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप को दर्शाने के लिए, जब कोई बड़ा प्रचलित शब्द होता है जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, तो इसको हम छोटे रूप में दर्शाएंगे। जैसे इस तरह हमने दर्शा रखा है, तो इसमें जो बिंदी है, जो डॉट लगी, इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, इसे कहते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, यह देखो अलग है, और जो डॉट डॉट वाला वो है वो लोप चिन्ह अलग है। ठीक है, इसमें हम क्या इस तरह से लिखते हैं, उसमें तो हम कोई शब्द लिखते हैं, उसमें जो खालिस्तान छोड़ दे उसको हम क्या कहते हैं, लोप चिन्ह। लेकिन जब किसी बैंड के साथ लगा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। जब किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द या कोई अक्षर छूट जाता है तो उसे हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हंस पद का। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कि राम
लड़का था। तो राम कैसा लड़का था, मालूम अपन को लिखना था क्या कि राम अच्छा लड़का था। तो मालूम अपन को लिखना था राम अच्छा लड़का था, लेकिन अच्छा अपन नहीं लिख पाए, तो यहाँ पर किस हंसपद चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अगला अपना है, देखो व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण के होते हैं 3 अंग, वर्ण, शब्द और वाक्य। याद रखना, व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें कौन सा वर्ण है, शब्द है और क्या है, वाक्य है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि भाषा संस्कृत के किस शब्द से बना है। तो संस्कृत के किस शब्द से बना, भाषा शब्द बना है, और भाषा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बोलना होता है। ध्वनि किसे कहते हैं, देखो भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। अर्थात मौखिक रूप से भाषा को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। और आपसे यहाँ भी एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है। तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य कैसे आ जाएंगे, तो क्या है, ध्वनि है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि भाषा की सबसे जो भाषा की सार्थक इकाई है वो क्या है, वाक्य है। वाक्य से छोटी क्या है, उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी क्या है, पदबंध है। और पदबंध से छोटी क्या है, पद है। पद से छोटी क्या है, अक्षर है। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है, ध्वनि या वर्ण है। ठीक है, तो उनकी याद कर लेना आराम से। भाषा की देखो सबसे जो सार्थक इकाई वाक्य है, तो उससे छोटी उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर और वर्ण या ध्वनि। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी जो मुख्य इकाई होती है वो ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। या एक शब्द में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी में वर्णों की संख्या की बात करें तो इसमें लेकर कुछ ऐसे हैं जिनका अलग अलग मत है। तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अगर हम बात करें तो वर्णों की कितनी संख्या है, तो कितनी है, 43 यानी कि 43 है। इसमें देखो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कितना है, 43 है। कामता प्रसाद के अनुसार 46 है। उदय जी के 51 और धीरेन्द्र वर्मा के कितना है, 53 है। तो इनको आराम से याद कर लेना, पूछ लिया जाता है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो कौन सी है, ध्वनि है। ठीक है, हिंदी में जो उच्चारण की बात करें, देखो हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं, 45 हैं। और लेखन के आधार पर वर्ण कितना है, 52 है। ठीक है, इनको भी याद करना कि हिंदी में उच्चारण की हम बात करें तो 45 है और लेखन के आधार पर कितने हैं, 52 है। संयुक्त स्वरों की बात करें, देखो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संयुक्त स्वर होते हैं अपने कितने, 4। ठीक है, संयुक्त स्वर पूछ रहा मैं, अगर यहाँ पे तो एक क्वेश्चन और बनता है संयुक्त अक्षर, तो संयुक्त अक्षर अलग है, यहाँ पर पूछ रहा है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। या कितने होते हैं, ये होते हैं ए आई ओ आओ। ठीक है, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा वृत्ताकार स्वर नहीं है। देखो वृत्ताकार स्वर कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन सा नहीं है, बड़ा आ। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं, वृत्ताकार स्वर है, और आ कैसा है, वृत्ताकार स्वर नहीं है। इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, किसको विदेशी या आगत स्वर कहा जाता है। देखो विदेशी या आगत स्वर किससे कहा जाता है, तो दोस्तों ये सीधा फैक्ट है, इसको कोई मतलब समझने की वो नहीं है। तो याद करना कौन सा ये है, या कौन सा अपने विदेशी या आगत स्वर इसे कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है। देखो मध्य स्वर की हम बात करें तो यह कौन से मध्य स्वर की हम बात करें, जो जीभ के आकार के स्वर होते हैं ना, तो उनमें से पूछा गया है कि निम्न से कौन सा हिस्सा है जो मध्य स्वर है, तो कौन सा है, छोटा आ, यानी छोटा आ कौन सा है, मध्य स्वर है। आगे हम बात करें देखो तो यहाँ कुछ समझ लेते हैं इनके बारे में। जैसे कि हमने पढ़ाया था कि वृत्तास्वर और अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी यानी कि गोलाकार होते हैं, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारे ओंठ होते हैं ना वो
रूप लेते हैं उन्हें हम कहते हैं वृत्ताकार, और जिसमें गोलाकार रूप नहीं लेते हैं उसे कहते हैं आवृत्ताकार। जैसे कि वृत्ताकार कौन कौन से, ये चारों कैसे हैं, वृत्ताकार हैं, और ये वाले कैसे हैं, आवृत्ताकार हैं। ठीक है, तो आप इन्हें वीडियो को पॉज करके, अब इनको कोई समझाने की बात तो है नहीं, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ओ को अपन क्या कहते हैं, विदेशी आगत स्वर कहते हैं। जीभ की क्रिया के आधार पर, हाँ इसको ट्रिक से याद कर लेंगे जिससे आपको बहुत जल्दी सिर्फ देखने में याद हो जाएगा। कैसे, अपन को सिर्फ एक याद करना, कौन सा, मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है, आ होता है। आ के आकार के जैसे आ बनता है ना, उस प्रकार के जितने भी हैं सारे नीचे लिख दो, उन्हें क्या कह दो, पश्च स्वर। सबसे पहले आगे होगा, देखो आगे, मध्य और पीछे, ऐसे याद कर लेंगे ना। तो मध्य स्वर तो है, अब मध्य स्वर से नीचे जाएंगे तो क्या आएगा, पीछे आएगा ना, इनकी पश्च स्वर। तो आ से आके आकार के जितने भी होंगे उनको सब नीचे लेंगे, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आ। तो इन्हें कहते हैं अपन पश्च स्वर। और जो हमारे रह जाते हैं जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, आ और ऋषि, इन्हें अपन ऊपर लिख देंगे और इन्हें कह देंगे अग्र स्वर। ठीक है, तो इससे अपन को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सिर्फ को याद एक याद रखना है, कौन सा, मध्य स्वर, कि मध्य स्वर में कौन होता है, आ होता है। ठीक है, आगे है, मुख खोलने के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। देखो मुख खोलने के जो आधार पे की बात की तो कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से, संबद्ध स्वर, अर्ध संबद्ध स्वर, विभक्त स्वर और अर्ध विभक्त स्वर। ठीक है, आगे देखते हैं इनके बारे में। अगर हम जाने, देखो संवर्त स्वर, जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है। दोस्तों इनको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें परिभाषा अक्सर पूछ ली जाती है। जैसे पूछ ली जाएगा कि मुख द्वार पूरा खुलता है वो कौन सा स्वर है, और आपको चारों ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखो जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है वो संवर्त स्वर है। अर्ध संवर्त स्वर, जिसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है, और मुख द्वार जिसमें पूरा खुलता है उसे कहते हैं विभक्त स्वर, और जिसमें आधा खुलता है उसे कहते हैं अर्ध विभक्त स्वर। तो अपन संवर्त स्वर और विभक्त स्वर की परिभाषा याद कर लेना, बाकी चारों अपन को याद हो जाएंगे। कैसे, कि संवर्त स्वर, उसके बाद है अर्ध संवर्त स्वर, मतलब इसमें अगर लगभग जो अपना मुंह है बंद रहता है तो अर्ध मतलब आधा, तो जिसमें हमारा मुंह जो है ना आधा बंद रहेगा। विभक्त स्वर, इसमें अगर मुंह पूरा खुलता है तो अर्ध विभक्त, इसमें मतलब अपना मुंह कैसा खुलेगा, आधा खुलेगा। बाकी आपको जो जो वर्ण है ये आपको सीखने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद कर देखो यहाँ पर संवर्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है, विवर्त होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से सिर्फ आपकी परिभाषा आएगी। एक बार फिर से याद रखना कि यहाँ पर कोई भी वर्ण नहीं पूछा जाएगा, इन दोनों में से यहाँ पर परिभाषा आती है। पूछ लिया जाता है निर्नासिक या मौखिक, निर्नासिक और अनुनासिक। कि निर्नासिक आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुँह से निकलती है, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल हवा कहाँ से निकलती है, मुँह से निकलती है, उसे कहते हैं निर्नासिक। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुँह हवा के साथ साथ नाक से निकलती है उसे कहते हैं अनुनासिक स्वर। तो मुँह के साथ अगर नाक से निकले तो अनुनासिक स्वर, और केवल मुँह से हवा निकले तो उसे कहते हैं निर्नासिक स्वर। ठीक है, अगला है अपना, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तथा इन्हें कितने वर्गों में बांटा जाता है। देखो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 25 होती है, और इन्हें 5 वर्गों में बांटा जाता है। आगे देखें हम इनके बारे में, तो जैसे देखो एक तो कंठ से होता है, तालव्य यानी कि मुलायम तालु से, मूर्धन्य से, दंत से और ओष्ठ से, यानी कि 5 वर्ग होते हैं, और हर वर्ग में 5-5 स्वर होते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यंजन होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कंठ से, का वर्ग से, तो का वर्ग के पूरे किस में आएंगे, कंठ में, जैसे का, खा, गा, घा, इड़ा। ठीक है, तो इनको आप याद कर लेना, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं। अब इसकी क्या ट्रिक होगी, वर्णों की कोई ट्रिक थोड़ी होगी, वो तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, इसमें कोई सीखने की नहीं है। का वर्ग, कंठ से का वर्ग, तालव्य से चा वर्ग, मूर्धन से टा वर्ग, दंत से ता वर्ग, ओष्ठ से पा वर्ग याद कर लेंगे, बस पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें देखो अंतस्थ व्यंजन की, देखो अगर हम बात करें पूरी हिंदी में तो सबसे टफ की बात करें, जो सबसे टफ होता है ना वो वर्णमाला होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अपन को क्या है, रटना ही पड़ता है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है। ठीक है,
अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो यहाँ पर 4 होते हैं। पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है कितनी है, तो 4 होती है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, वा, यानी कि या, रा, ला, वा कौन से हैं? या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन किससे कहते हैं? देखो, जिसमें वायु है ना घुमड़ कर बाहर निकलती है, जिसमें वायु जो हमारे है ना घुमड़ कर बाहर निकलती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और 4 होते हैं। या और वा की हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? देखो, या और वा की बात करें तो यह होते हैं अद्र स्वर। रा की बात करें तो प्रकंपित यानी कि लुंठित होते हैं। जीभ का जो अगला भाग होता है कंपन करता है। ठीक है, और ला की बात करें तो कैसा? पार्श्विक स्वर है, ध्वनि अगल बगल से निकलती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है तो इन तीनों से बनता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि जो रा है कैसा स्वर है? प्रकंपित, अधस्वर, पार्श्विक, तो इनको याद कर लेना। ला कैसा है? पार्श्विक है। रा की बात करें तो प्रकंपित या लुंठित है। या और वा की बात करें तो अधस्वर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन में हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। शा, शा, शा और हा। ठीक है, तीनों सा होते हैं और साथ में अगर हा लगा दें तो कौन से हो जाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अंतःमुखी व्यंजन सिर्फ एक होता है। कौन सा होता है? हा होता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, देखो एक होता है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? अपने 25 होते हैं, वो अलग हैं जो अपने 5 वर्गों में बांटे। लेकिन यहाँ पर पूछा गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? चा, छा, जा, झा। ठीक है, तो स्पर्श संघ जिसमें मतलब बोलने में अपन को संघर्ष, जैसे चा, छा, जा, झा, तो एक प्रकार की मतलब अपने मुंह से किसी झाग से निकल रहे, मतलब अपन को बड़ा मतलब संघर्ष करना पड़ा इनको बोलने के, तो इनका कहते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसके बाद हम बात करें गौड़ या उच्छिप्त व्यंजन की। तो गौड़ और उच्छिप्त व्यंजन कौन से थे? ये दोनों एड़ा होते हैं। ठीक है, अगला अपनी बात करें, देखो यहाँ पर बात कर अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन। सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। तो उनका आराम से याद करना कि अल्पप्राण 1, 3, 5 और हर वर्ग का, देखो जो भी अपने जो स्पर्शी व्यंजन हमने जो पढ़े थे, जो 25 थे ना, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, उ वाले, तो उन सब का कौन सा 1, 3, 5 वर्ण जो भी होगा वो अल्पप्राण होगा। उसके साथ अंतस्थ वर्ण भी होंगे और सभी स्वर यह कैसे हैं? अल्पप्राण हैं। महाप्राण की बात करें तो जो उसमें देखो जब अल्पप्राण में 1, 3, 5 चले गए तो महाप्राण में कौन सा वर्ग का है? 2 और 4। तो 2 और 4 ऊष्म व्यंजन कौन सा? चा, छा, जा वाले। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सॉरी, शा, शा, हा वाले। तो शा, 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 हा ऊष्म व्यंजन, और 2 और 4 तो यह सारे कौन से हैं? महाप्राण हैं। ठीक है, जब अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म जो व्यंजन उसके बाद जिस सीख अपन याद कर लेंगे तो आपको अल्पप्राण और महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, अल्पप्राण आपको ऐसा लग रहा है जैसे अल्प यानी कि 1, 3, 5 और महाप्राण यानी कि 2, 4। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अयोग बाह्य ध्वनियों की। देखो अयोग बाह्य ध्वनियाँ कितनी होती? 2 होती हैं। एक तो होती जे वाली अंग वाला आहा, एक होता आहा। ठीक है, तो यह विसर्ग वाला है, यह कैसा है? अनुस्वर वाला है। ठीक है, यह कैसा है? अनुस्वर वाला है। ये कैसा है? विसर्ग वाला है। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोग बाह्य ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, इनकी बात करें हम, देखो ना तो स्वर और ना ही व्यंजन है बल्कि दोनों हैं। ठीक है, अयोग बाह्य ध्वनियों की बात करें ना तो यह स्वर होती हैं और ना ही व्यंजन होती हैं, यह दोनों होती हैं। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ नहीं होता है, केवल स्वर के साथ प्रयुक्त होता है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका प्रयोग व्यंजन के साथ ना होकर सिर्फ स्वर के साथ होता है, और उसमें से आपको एक दे दिया जाएगा, बाकी 3 अलग दे दिया जाएंगे। तो आपको कौन सा होगा? ये अयोग बाह्य ध्वनियाँ होंगी। ठीक है, उसके बाद देखो विकसित स्वर या फिर चंद्र बिंदु वाला या अनुनासिक, तो वो कौन सा होता है? ओ होता है। ठीक है, कौन सा होता है? ए वाला होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, अगला अपना यहाँ पे देखो याद रखना थोड़ी, यहाँ पे लिखा है कि फन, एक होता फन, एक होता फन। देखो फन का मतलब होता है हुनर और एक होता है सांप वाला फन। ठीक है, तो जहाँ पर नुक्ता लगा हो या जो चिन्ह लगा है ना नीचे वाला, जैसे ये यह फन तो कौन सा? सांप वाला फन है।
लेकिन मैं यहाँ पर ये चिन्ह लगा दूँ नुक्ता वाला, तो इसे ये कौन सा हो जाए, हुनर वाला। जैसे कहते हैं ना बहुत अपने मूवियों में देखते हैं कि फन आ रहा है, बहुत हुनर है इनके अंदर, ठीक है। उसका देखो गज और एक होता है गज। देखो एक तो गज, गज का मतलब होता है क्या, हाथी, ठीक है। और एक होता है गज, जो जमीन नापने की इकाई होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, गज कहते हैं। और एक गज कौन होता है, हाथी। तो जिसमें नुक्ता लगा हो वो कौन कहलाता है, जमीन नापने की इकाई है। और जिसमें नुक्ता ना लगा हो जिस गज में, वो कौन सा है, हाथी वाला है, ठीक है। ताड़न जात द्विगुण उच्छिप्त या विकसित ध्वनियाँ जो हमने बता दी थी, ताड़न जात कौन सी, दोनों एड़ा। ओके, आगे चल दे। विदेशी स्वर, आगत स्वर या चंद्र बिंदु। तो देखो विदेशी स्वर कौन सा, ये वाला होता है जिसमें डॉक्टर, कॉल, हॉल आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। विदेशी व्यंजनों की हम बात करें तो विदेशी व्यंजन कितने, 5 होते हैं, का, खा, गा, जा और फा, ठीक है। इन 5 में क्या देखो नुक्ता का प्रयोग है, याद रखना। देखो क्या है, इस नुक्ता का प्रयोग है, उन्हें हम जीभा मूल ध्वनियाँ भी कहते हैं। पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जीभा मूल ध्वनियाँ हैं, तो का, खा, गा, जा, फा कब होती हैं, जब इसमें नुक्ता का प्रयोग है, तभी यह विदेशी व्यंजन माने जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें देखो सजातीय और विजातीय के बारे। तो सजातीय और विजातीय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण की हम बात करें तो सजातीय स्वर कैसे कहलाते हैं, जब एक प्रकार से उच्चारित होने वाले स्वर एक साथ आते हैं, जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो यह कैसे होती है, सजातीय। और मान लो विजातीय, जैसे छोटा आ जाए, उसके बाद ई आ जाए, उसके बाद ऊ आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं, विजातीय, यानी कि अलग अलग। देखिए इसमें देखो एक सीक्वेंस में है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो इन्हें कहते हैं हम सजातीय। लेकिन अगर सीक्वेंस में आए, जैसे छोटा आ जाए, फिर बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो इन्हें कहते हैं विजातीय, ठीक है। नासिक के व्यंजन की बात करें, देखो नासिक के व्यंजन, तो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन कहलाता है। कौन सा वर्ग, जो अपन ने स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे ना, जो हमने 25 और 5 बताए थे, जो का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग वाले, तो उन सबका जो 5वां वर्ण था उसे हम क्या कहते हैं, नासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक। यहाँ पर जो अपने क्वेश्चन अपना क्या परिभाषा से भी बन जाता है, कैसे, जैसे पूछा जाएगा प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाता है, तो क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखो संयुक्त अक्षर वर्ण, तो संयुक्त अक्षर वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन और 1 स्वर होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर की बात करें तो कितने, 4 होते हैं, उन चारों को याद कर लेना, छा, त्रा, ग्रा और स्रा, ठीक है। ये चारों कैसे हैं, संयुक्त अक्षर वर्ण हैं, ठीक है। और किस किस से मिलकर बनते हैं, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि देखो जो छा होता है वो का और सा से मिलकर बनता है। त्रा की बात बताएं तो यह ता और रा की से मिलकर, ज्ञा की बात करें जा वहाँ से मिलकर बनता है, श्री की बात करें तो सा और रा से मिलकर बनता है, ठीक है। यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जैसे छाक किस संयुक्त अक्षर का वर्ण विच्छेद कीजिए, ऐसा भी आ जाता है, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें देखो वर्णमाला के घोष और अघोष। अघोष की बात करें और घोष की बात करें तो हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, देखो मैंने वहाँ पर बताया था अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखो अल्प प्राण और महाप्राण की बात करो तो वहाँ पर कौन था, अल्प प्राण 1, 3, 5 था, और महाप्राण कैसा था, 2 और 4। अब उनको भूल जाना पूरी तरह से, अब इनको अलग से याद करना है। इनको क्या है, जैसे अघोष, अब इनके लिए क्या है, आपको पूरी एक ही तरफ से याद करना है, जैसे 1, 2 अघोष, 3, 4, 5 सघोष, ठीक है। 1 और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अघोष हो जाएगा, और 3, 4, 5 क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ठीक है। एक 2 क्या हो जाएगा, अघोष, और 3, 4, 5 कैसा हो जाएगा, सघोष हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर का, खा, गा, चा, फा, टा, ठा, ता, था, इन सबको याद कर लेना, यह भी कैसे हैं, अघोष हैं, ठीक है। सघोष की बात करें तो देखो सघोष में क्या आते हैं, या, रा, लावा, यह, ठीक है। उसके बाद देखो हर वर्ग का 3, 4, 5 भी है, तथा हा भी इसमें क्या है, सघोष है। और सभी स्वर वो कैसे होते हैं, घोष यानी कि सघोष होते हैं, ठीक है। और जो अपना विसर्ग होता है वो कौन सा होता है, अघोष होता है, याद करना, जो विसर्ग होता है कैसा, अघोष होता है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 49 है। देखो देवनागरी जो लिपि होती है उसमें जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 49 की 49 होती है।
इन तीनों को छोड़कर, कौन से, इड़ा, ढा और छा को छोड़कर, ठीक है। किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं है। देखो हिंदी की अगर बात करें मानक वर्णमाला में किसको स्थान नहीं है, तो स्रा को नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहें उदासीन स्वर किसे कहते हैं। उदासीन स्वर की बात करें तो किसे कहते हैं, आ को कहते हैं, ठीक है। अगला है वर्णमाला का अंतिम वर्ण निम्न में से कौन सा है। देखो अगर हम बात करें वर्णमाला का अंतिम वर्ण की तो वह कौन सा है, अपना हा है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो अपन ने पढ़ा पर वहाँ पर क्या, अनुनासिक पढ़ा था, ठीक है। पिछले हम पढ़ा चुके हैं कि जिनके उच्चारण मुँह जो उच्चारण में हवा मुँह के साथ साथ नाक से निकलती है उसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। और जहाँ सिर्फ मुँह से निकलती है उसे कहते हैं निर्नासिक। व्रतमुखी, जहाँ पर हम कोई वर्ण का प्रयोग करते हैं, इनकी स्वरों का प्रयोग करते हैं, हमारा जो ओंठ होते हैं जो हमारे गोल आकार लेते हैं तो उसे हम कहते हैं व्रतमुखी कहते हैं, ठीक है। अगला है संधि कितने प्रकार की होती है। देखो संधि की बात करें तो संधि कितने, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक कौन सी होती है, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि के कितने प्रकार, देखो स्वर संधि की बात करें तो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाधि संधि, ठीक है। अगला है अपना, मैं दोस्तों स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं है और काफ़ी चैप्टर है इसमें, तो जितने जल्दी हो सके कम टाइम में ज़्यादा अपना हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करें संधि की तो संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल, जोड़, मित्रता या समझौता। संधि का जो विलोम होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि संधि का जो विलोम होता है क्या विग्रह या विच्छेद होता है। संधि का होता क्या, देखो संधि का मतलब होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग करना, विच्छेद यानी कि अलग हो जाना, ठीक है। तो इसका जो विलोम होता है विग्रह या विच्छेद होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखो रजनीश में कौन सी संधि है। देखो रजनीश की अगर हम बात करें तो रजनीश में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं हर पूरी संधियों के उदाहरण तो नहीं बता सकता, लेकिन कि कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको बता देंगे। उन ट्रिक्स को आप याद कर लेना, 3-4 बार पढ़ना तो आपको याद हो जाएंगी। कोई भी संधि आ जाए आप तुरंत उसको बता देंगे कि कौन सी संधि है। जैसे यहाँ पर है रजनीश, तो रजनीश में कौन सी संधि है। रजनीश में देखो इसकी पहचान है बड़ा आ, छोटी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। तो इसमें देखो रजनी, जैसे रजनीश का अगर अपन संधि विकसित करेंगे तो रजनी प्लस ईस, रजनी, देखो बड़ी ई आई ना, ठीक है। वहाँ पर देखो कैसे आई, बड़ी ई आई ना, तो इसमें कौन सी बड़ी ई है, तो कौन आ जाएगी, दीर्घ संधि आ जाएगी, ठीक है। रजनी इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि की हम बात करें, देखो सबसे पहले क्या है, जो दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि की पहचान क्या है, ये वाली है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये कौन सा है, दीर्घ संधि है। अब मान लो अपन रजनीश आ गया तो रजनीश का मालूम नहीं है कि कौन सी संधि, लेकिन आपको ट्रिक है कि जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि की पहचान क्या है, बड़ा आ बड़ी। तो अपन जब रजनीश का संधि विकसित करेंगे कि रजनी प्लस ईस, तो बड़ी ई आ गई ना, तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, ठीक है। इस तरह से अपन याद कर लेंगे, इससे याद। बाकी इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण भी हैं, जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ बन के क्या, बड़ा आ। बड़ा आ और छोटा आ मिलकर भी बड़ा आ बनते हैं। तो ये तो देखो अब अपन को याद किसने करना, बड़ा आ याद कर लेना, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपन को क्या, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनको याद करना है, ठीक। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, और कौन सी, देखो अब इसको मतलब रटने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें बड़ा आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, तो ये कैसे दीर्घ है, दीर्घ मतलब क्या, बड़ा होता है ना, तो वो कैसे बड़े हैं, तो अपनी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर संधि विच्छेद में जैसे आपको पुष्पावली का मालूम नहीं है, तो अब जब पुष्पावली का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो पुष्प प्लस अवली, तो को छोटा आ और बड़ा आ मिल के क्या बनता है, बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा, पुष्पावली। देखो बाकी यहाँ भी आ जाएगी, जैसे एक बिंदी है या बिंदी है, ये बड़े आ की मात्राएं है ना, देखो बड़े आ की मात्राएं, तो इससे भी आपको मालूम चल जाता है कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, ठीक है। अगला है गुण संधि। गुण संधि की देखो पहचान की हम बात करें तो यहाँ पर ए ओ अर, ठीक है, इसकी जो पहचान वो क्या है, इसकी पहचान ए ओ अर याद कर लेना, या फिर नहीं होगी तो इन तीनों को याद कर लेना सर। किनको,
जो पहचान है, एक मात्रा और यह वाली, ठीक है। छोटी मात्रा ए वाली की मात्रा दूसरे या तीसरे अक्षर पर आ जाती है तो वह गुण संधि होती है। एक बार फिर से बताऊं कि जो हमारी ये मात्रा होती है ना, अगर यह मात्रा दूसरे या तीसरे वर्ण अक्षर पे आती है तो वह कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। इनको याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ। देखो, दीर्घ संधि की पहचान कौन सी है? बड़ा आ है, जिससे आपको याद होता जाएगा, और बड़ा ऊ है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये कौन सी है? दीर्घ संधि है। उसके बाद आज कौन सा आता है? गुण संधि। और गुण संधि कौन सी है? यह वाली मात्राएं गुण संधि की है, ठीक है। यह रा की मात्रा है, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, जिससे आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में देखें, हम बात करें यहाँ पर, तो देखो जैसे मैंने बताया थी, जो ए मात्रा होती है ना, ये वाली मात्रा आपको दूसरे या तीसरे अक्षर पर मिलेगी। देखो यहाँ पे मिल रही, यहाँ पे भी है, 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 यहाँ पे। तो हर जगह जिससे आपको पहचानने में सरलता हो जाएगी। जैसे उपेंद्र, उप प्लस इंद्र, ठीक है, तो उपेंद्र। उसके बाद देखो एक और मात्रा थी, कौन सी अपनी? यह वाली। तो यहाँ पे है देखो, चंद्रोदय में है, परोचिति में है, दौर्मी में है, सूर्योजी में है। तो इस प्रकार से अपन याद कर लेंगे, ठीक है। तो गुण संधि की ट्रिक भी याद कर लिया अपन ने, जिससे अपन तुरंत मार। और वृद्धि संधि, अब वृद्धि संधि में कौन से? ए और ओ, इनको याद करना है, ठीक है। वृद्धि संधि, जो वृद्धि स्वर संधि, इसमें कौन कौन से? इसको ए को याद करना है और ओ को भी याद करना है, ठीक है। इसमें देखो कौन सी? दो मात्राएं याद करना है। अब वृद्धि होगी ना तो कौन सी? दो मात्राएं होगी ना, ठीक है। फिर से आपको बता दूं, जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि में कौन कौन से थी? एक थी जे, ए वाली और ए वाली, ठीक है। ये तीनों मात्राएं थी ना। अब देखो इसमें अगर वृद्धि कर देंगे तो दो हो जाएंगे, यहाँ पर वृद्धि कर देंगे तो यहाँ पे भी दो हो जाएंगी। तो यह कौन सी हो गई? वृद्धि संधि होगी ना। अपन ने इसको क्या, इसको दो मात्रा, तीन मात्रा तो कहीं चढ़ती नहीं है। अगर इसमें वृद्धि करेंगे तो दो ही मात्रा चढ़ेंगी ना। अब इसमें भी एक चढ़ा दी तो कितने की वृद्धि होगी ना। तो गुण से सीधे कैसे वृद्धि होगी। अब जहाँ पर अपन को दो मात्राएं चढ़ी मिलेंगी, वो कौन सी मात्रा होगी? वृद्धि संधि होगी, ठीक है। जैसे कि देखो मंत्रोषधि, दो मात्राएं चढ़ी ना, सदैव में भी दो मात्राएं चढ़ी हैं, ठीक है। जैसे ही देखो अगर बात करें मंत्रोषधि में कैसे, यह वाली दो मात्राएं चढ़ी, ठीक है। और सदैव में कौन सी चढ़ी? ए वाली, ठीक है। तो इनकी जो अपन को मालूम है, जब ऐसी मात्रा आती है तो वो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखो यड़ संधि की। यड़ संधि की बात करें तो देखो छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि प्लस असमान स्वर हो तो या व रा मिलते हैं। ठीक है, या व रा तथा यह पहला वर्ण आधा होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी क्या है कि जो यारा व होंगे ना, अपन ने अभी तीन संधि सीखी हैं। उसके बाद आती है चौथी संधि यानी कि यड़ संधि। यड़ संधि में या व रा तथा सा पहला वर्ण आधा होता है। इसका जो पहला वर्ण होता है कैसा? आधा होता है, ठीक है। तो इनको कैसे याद करेंगे? यड़ संधि को देखो कैसे याद कर लेंगे कि या रा वा, इनसे पहले हमको कैसा? आधा वर्ण मिलेगा। याद रखना, या रा वा, इनसे पहले हमें कैसा? आधा वर्ण मिलेगा। देखो अगर किसी शब्द के अंत में, इनको याद करना है, अगर किसी शब्द के अंत में अक्ष है तो उन्हें अक्षी, रात है तो रात्रि लिखेंगे, अक्ष है तो अच्छा लिखेंगे, इक्ष है तो इच्छा लिखेंगे, निस है तो निशा लिखेंगे। जैसे कि प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष में क्या अक्ष आ रहा है ना, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को अपन पढ़ेंगे, इसका उच्चारण करेंगे प्रत्यक्ष, तो क्या था? अक्ष आ रहा है। तो प्रति प्लस क्या हो जाएगा? अक्ष का क्या होता है? देखो अक्षी होता है, ठीक है। तो प्रति प्लस क्या हो जाएगा? अक्षी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखो यहाँ पर मैंने बताया था या वा और रा, इनसे पहले हमें क्या? आधा वर्ण मिलेगा, तो वह कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। देखो कैसे चेक करें, देखो या है, इससे पहले ता है, या से पहले आधा वर्ण है, या से पहले आधा वर्ण है, ठीक है। या से पहले आधा वर्ण है। देखो आगे भी चेक करेंगे, जैसे कि वा से पहले आधा वर्ण है, या से पहले आधा वर्ण है, या से पहले आधा वर्ण है। इस तरह की जो संधियाँ होती है वो कौन सी होती हैं? यड़ संधियाँ होती हैं, ठीक है।
करें विधायक की, तो विधायक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, विधेय, विधेय प्लस अक, ठीक है। तो विधायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अक की पहचान की अगर हम बात करें तो जो अयादि संधि की जो पहचान होती है, सॉरी, तो अयादि संधि में क्या आता है, आय, आय, आओ, आओ, ठीक है। तो आय, आओ, 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 तो इस प्रकार की जो संधियाँ होती है वो कौन सी होती है, अयादि संधि है, ठीक है। जिसमें आय, आय, आओ, आओ, ये इनकी पहचान होती है। तो इनकी पहचान आय, आओ, आओ, आ है, ठीक है। अगला है युवान अवस्था, यानी कि युवा अवस्था का जो संधि विच्छेद कीजिए, तो युवा अवस्था का जो संधि विच्छेद है वो कौन सा है, युवान प्लस अवस्था, यानी कि युवान प्लस अवस्था का संधि विच्छेद होगा युवान प्लस अवस्था, ठीक है। यानी कि दूसरा अपना सही है। अगला क्वेश्चन अपना, पंजाब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। पंजाब का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो इसका कौन आ जाएगा, पंच प्लस आब है। पंच प्लस आब क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, क्योंकि चा होता है वो क्या, जा में बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, तो यहाँ पर कुछ संधि विच्छेद है, जैसे कि यहाँ पर है सज्जन की बात करें तो जो सत प्लस जन, तो सत प्लस जन कौन सा है, सज्जन है। सदानंद की बात करें, सत प्लस आनंद है। सदबेग, सदबेग में सत प्लस बेग। परिच्छेद में परि प्लस छेद। आच्छादन का है आ प्लस छादन, ठीक है। जगन्नाथ जो सबसे पूछा जाता है, जगत प्लस नाथ। उन्नयन की बात करें, उत प्लस नयन है। और इसके बाद देखो पूछा जाता है कि सदात्मा, सत प्लस आत्मा। उच्चारण का भी पूछा जाता है, उच्चारण में सबसे ज़्यादा देखो वर्तनी भी इसको पूछा जाता है, तो उत प्लस चारण, ठीक है, उच्चारण। उसके बाद हम देखो कुछ सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, तो क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा, ठीक है। तो यह सारी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पर संधि तो आपको नहीं बता सकता, मैंने सिर्फ उसकी ट्रिक बता दी है कि आपको कैसे पहचाननी है। अगर ऐसे कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इनको तो आप कहीं याद कर लेना, ठीक है, अपनी बुक से। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो भेद, शब्द भेद की हम बात करें तो शब्द भेद यह काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें सबसे पहले सार्थक और निरर्थक की हम बात करें तो देखो उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे भेद होते हैं, यहाँ पर जो चार हैं हमारे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो दोस्तों इनसे क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाएगा कि रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखो उत्पत्ति यानी कि स्रोत के आधार पर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उसके बाद हम बात करें रचना यानी कि बनावट के आधार पर, तो रचना यानी कि बनावट के आधार पर कौन से होते हैं, देखो रचना यानी कि बनावट के आधार की हम बात करें तो कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। अर्थ के आधार पर 4 होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीत अर्थी। प्रयोग और रूप के आधार की हम बात करें तो देखो इसमें विकारी शब्द और अविकारी शब्द पूछ लिया जाता है कि विकारी शब्द कितने होते हैं, तो विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 क्या होते हैं, विकारी होते हैं। देखो विकारी शब्द कौन कहलाते हैं, जिसमें लिंग, वचन, काल के आधार पर बदला जा सके, ठीक है। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। चलो तो इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। जैसे निम्न में से कौन सा शब्द है जो रूढ़ शब्द को चिन्हित नहीं करता है। देखो रूढ़ शब्द की बात करें तो रूढ़ शब्द को वह शब्द जो चिन्हित नहीं करता वह कौन सा है, जैसे दिन, हवा, चावल, सामाजिक। तो इसमें से कौन सा है, देखो जो रूढ़ शब्द को यानी कि रूढ़ शब्द कौन कहलाते हैं, रूढ़ शब्द की बात करें ऐसे शब्द जिनका सार्थक खंड ना हो सके, मतलब ऐसा जैसे मान लो सामाजिक है, जैसे मान लो सामाजिक, ठीक है। तो समाज प्लस एक सामाजिक, तो देखो समाज एक क्या, एक प्रकार का उसका अर्थ निकलता है कि समाज है वो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हवा, चावल, या देखो चावल का अगर संधि लिखेंगे तो चा प्लस वल। अब मान लो चावल, चा का क्या अर्थ है, चा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ऐसे शब्द कौन कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों के सार्थक यानी कि जिनका अर्थ ना लगे ऐसा खंड बन जाए
तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो रूढ़ शब्द नहीं है, तो कौन सा है, सामाजिक। बाकी दिन की बात करें, हवा या चावल, तो ये कैसे हैं, रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक शब्द है। अब देखो यौगिक शब्द कौन कहलाते हैं। यौगिक शब्द की हम बात करें तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं और जिनका सार्थक खंड भी हो, बल्कि दो शब्दों से मिलकर बना हो और जिनके अगर विकसित किया जाए तो उनका कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, तो इसमें कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द की बात करें, देखो पीताम्बर, दशानन, विद्यालय और गजानन, ये चारों ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, विद्यालय है। पीताम्बर, दशानन, गजानन, ये तीनों की बात करें तो ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द देखो, एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, एक होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये तीनों कैसे हैं, योग रूढ़ शब्द है, और विद्यालय अपना कैसा है, यौगिक शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की बात करें, देखो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं तथा किसी भी भाषा का जो मूल शब्द होता है वो कैसा होता है, तत्सम होता है। और तत्सम की बात करें कौन सा है, अग्नि, काज, बारात या फिर भतीजा। तो इसका जो तत्सम शब्द है वो कैसा है, अग्नि है। अग्नि कौन सा शब्द है, तत्सम है। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है, आग होता है। ठीक है, अगला अपना, हस्त किस भाषा का शब्द है। देखो हस्त की हम बात करें तो हस्त किस भाषा का शब्द है, कि तत्सम है, कि तद्भव है, कि देशज या विदेशी है। तो हस्त की बात करें जो किस भाषा का शब्द है, तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला अपना, अदालत किस भाषा का शब्द है। देखो अदालत की बात करें किस भाषा का शब्द है, तो यहाँ पर कुछ और शब्द हैं जैसे कि मानसून, मुहावरा, तो ये सारे कैसे, अरबी भाषा के शब्द हैं। अदालत किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। उसके अलावा देखो पूछा लिया जाता है कि मान लो मानसून, जैसे मानसून भा, मुहावरा, वकील, मौसम, तारीख, गुस्सा, हौसला, दुकान, कातिल, औसत, औरत, कानून, आदमी, गरीब, ख्याल, ये सारे कैसे हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो इनको याद कर लेना क्योंकि यह क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। मान लो पूछ लिया जाए कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। कोई भी पूछ सकते इसमें से। निम्न में लिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव है, तो ठीक है इसमें से हमको कौन सा तद्भव शब्द छांटना, जैसे उल्लास, उजास, कर्क या कटी। तो इसमें से कौन सा है, उजास। उजास क्या है, तद्भव भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम की बात करें, ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो कोई दृष्ट है, पृष्ठ है, पंख है, पानक। पानक क्या तत्सम शब्द नहीं है। बाकी बात करें पंख की, पृष्ठ की, दृष्ट की, तो तीनों कैसे हैं, तत्सम शब्द है। ठीक है, ये दोस्तों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे यूपी SSSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो उनको आराम से अब याद करना। ठीक है, अगला है अपना, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है। देखो हल्दी शब्द की अगर बात करें तत्सम शब्द की, कि हल्दी का तत्सम क्या है। हल्दी का तत्सम की बात करें तो कौन सा है, इसका सही सही क्या है, हरिद्रा, यानी हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। ठीक है, अगला अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो देशज है, जैसे लाश, पतलून, औरत, धड़ाम। तो देशज शब्द कौन सा अपना, धड़ाम है। ठीक है, जैसा नहीं कोई धड़ाम से गिर गया, तो अब एक देसी भाषा शब्द है अपना। ठीक है, संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द की बात करें तो ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण और संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। तो संकर जो शब्द होता है वो कौन सा है, दो भाषाओं के शब्दों से मिला शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अपना चौथा सही है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का शब्द है, जैसे चाय, रिक्शा, कमरा या कैंची। तो इसका राइट आंसर क्या है, कैंची। इसके अलावा देखो कालीन, कुली, चमचा, चेचक, टॉप, चाकू, कुर्ता, खच्चर, बारूद, बहादुर इत्यादि ये कैसे हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं जैसे। ठीक है, अगला है अपना, परिवर्तन की कितनी इकाई होती हैं।
परिवर्तन की हम बात करें, इकाइयों की बात करें, देखो तो परिवर्तन की कितनी इकाई होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? देखो 4 की हम बात करें तो 4 होती कौन सी? लिंग, वचन, काल और कारक। ठीक है, कौन कौन सी लिंग होती है? लिंग, वचन, काल और कारक। ठीक है, तो परिवर्तन की कौन सी 4 इकाई होती है? कौन सी? लिंग, वचन, काल और कारक, ये चारों इकाइयाँ होती हैं। उसके अलावा हम बात करें, देखो अगला क्वेश्चन अपना कि मोहन सोहन को पत्र लिखता है, निम्न में से कौन सा कारक है? दोस्तों कारक से क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे मोहन सोहन को पत्र लिखता है, निम्न में से कौन सा कारक है? तो देखो यहाँ पर को विभक्ति, कौन सी विभक्ति का जो उच्चारण मिल रहा है हमको? को विभक्ति का। और को कौन सी में आता है? कर्म है। जैसे कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ठीक है, अपना कौन सा सही आंसर है? कर्म कारक। वे शब्द जो लिंग, वचन, काल तथा कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। यानी कि ऐसे शब्द, अब देखो परिभाषा भी यहाँ पे है, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना देखो, अगर हम बात करते हैं लिंग के आधार पर शब्द परिवर्तन, जैसे अपन ने 4 पढ़े ना कि लिंग, वचन, काल, कारक। तो लिंग के वचन से कैसे? जैसे लड़का का लड़की, हाथी का हथनी, और छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रा। ठीक है, तो छात्र का छात्रा, हाथी का हथनी और लड़का का लड़की। तो लिंग के आधार पर परिवर्तन हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, देखो वचन के आधार पर, जैसे एक वचन, बहुवचन। तो जैसे लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के, छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रा। काल के आधार की हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर मैंने पाठ पढ़ा, तो क्या भूतकाल है? मैंने पाठ पढ़ता हूँ, यानी कि मैं पाठ पढ़ता हूँ, तो क्या वर्तमान काल है? मैं पाठ पढ़ूंगा, तो क्या बात कर रहा है जी? भविष्य की बात कर रहा है। उसके बाद हम बात करें कारक, कारक के आधार पर, तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। ठीक है, तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो इसमें क्या कारक के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। अगर हम बात करें तो कारक के प्रकार की, सबसे इंपॉर्टेंट कारक के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर देखो, जो हिंदी में हमारे जो कारक हैं वो कितने माने जाते हैं? 8 माने जाते हैं। हिंदी में जो 8 कारक माने जाते हैं, हमारे जो कारक हैं कितने हैं? 8 हैं। जैसे कौन कौन से हैं? प्रथम कौन सा? कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर। ठीक है, उसके बाद संबोधन होगा। ठीक है, अगर संबोधन है तो संबोधन हे अरे। देखो कर्ता ने, यानी कि काम करने वाला कौन कहलाता है? कर्ता कहलाता है। जिससे अलग हो उसे कहते हैं अपादान। ठीक है, तो इनकी सिर्फ विभक्ति याद कर लेना, विभक्ति इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, रोहन गांव से चला गया, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कारक है? देखो रोहन की बात करें तो रोहन गांव से चला गया। अगर चला गया तो कैसा हो रहा है जी? अलग हो रहा है, यानी कि कैसा हो रहा है? अलग। देखो रोहन गांव से चला गया, तो से किस विभक्ति में आता है? तो अब इसको याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा अपादान के लिए संप्रदान के लिए अपादान से। तो यहाँ पर देखो एक तो किस में? कारण में भी आ रहा है से, और एक कौन सी? अपादान में आ रहा है। ठीक है, एक कौन सी? कारण में आ रहा है, एक कौन से? अपादान में आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों अब किस इसका जो चयन करेंगे तो कैसा होगा? देखो रोहन गांव से अलग हुआ, तो जो अलग की स्थिति में जो से आता है, याद रखना, जो अलग की स्थिति, यानी कि अपन कोई चीज़, जैसे गांव से अलग कौन हो रहा है? रोहन। तो रोहन जब किसी अलग की स्थिति में जो से आता है उसे हम कौन सा है? अपादान होता है। ठीक है, अपादान कैसे? अलग की स्थिति में होता है। ठीक है, जैसे रोहन गांव से अलग हो रहा है, तो मतलब गांव से कैसा हो रहा है? अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अलग स्थिति कौन सी बनेगी? अपादान की। ठीक है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना देखो, यहाँ पर संज्ञा की पहचान। अगर हम बात करें संख्या की पहचान ट्रिक के साथ, दोस्तों इसको सब याद कर लेना, जो पेज है ये,
इसके अलावा आपको कोई भी संज्ञा दी जाएगी आप आसानी से पहचान जाएंगे। सबसे पहले देखो संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संख्या में सबसे पहले दृश्य और सदैव एक वचन। आप कैसे याद करेंगे? जैसे मान लो व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे देखो मान लो जैसे कोई भी चीज़ जैसे मैंने पूछा पुस्तक, ठीक है, तो पुस्तक कैसी है? पुस्तक की हम बात करें तो देखो पुस्तक जब भी अपन सोचते हैं तो मन में पुस्तक आती है ना, आंखें बंद करके देखो पुस्तक नजर आएगी। अब सदैव एक वचन है क्या पुस्तक? देखो पुस्तक का पुस्तकें यानी कि बहुवचन बन सकता है, तो यह फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। और मान लो अगर बहुवचन बन रहे हैं, दृश्य देखने पर अगर बहुवचन बन रहे हैं तो वह कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, सीधी बात है। लेकिन अगर एक वचन सदैव एक वचन कैसा रहे तो उसके लिए हम दोस्तों देखो अगर हम संज्ञा की पहचान की बात करें यहाँ पर, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा एक होती है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम कैसे पहचान सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानें और भाववाचक संज्ञा को कैसे पहचानें? इन तीनों की ट्रिक आसानी से याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मान लो कोई व्यक्ति को लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया महेश। अब महेश को जब भी जैसे तुमने अपना कोई दोस्त होगा उसका नाम याद रखना, उसका नाम लेना तो तुम उसकी मतलब आँख में उसकी दृश्य दिखाई देगा। वो कहते हैं मन में देख लिया मैंने, ठीक है, तो मन में दिखाई देगा। जैसे मालूम मैंने लिया महेश, अब महेश मुझको दिख रहा है तो क्या मैं महेश का बहुवचन बना दूंगा? महेश से थोड़ी हो जाएगा क्या? जैसे महेश है तो महेश का क्या बहुवचन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो क्या महेश से कर दें? नहीं, यह गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? महेश रहेगा। महेश एक वचन है और देखो दृश्य करने पर मुझे दिखाई भी दे रहा है, यानी कि जब मैं आँखें मीचता हूँ, जैसे अपनी आँखें बंद करता हूँ ना, तो मुझे दिखाई देता है महेश। तो यह कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब मान लो मैंने बात कही थी पुस्तक की, जैसे मान लो अब कैसे करें कि भैया पुस्तक कैसी है? तो पुस्तक को आंखें मीच कर देखो, आंखें बंद करके देखो, तो आंखें बंद करके अपन देखेंगे तो पुस्तक नजर आ रही। अब पुस्तक का बहुवचन बताओ। तो पुस्तकें यानी कि पुस्तक दृश्य भी है और बहुवचन भी बन रहे हैं। तो वे एक वचन जिन्हें हम बहुवचन बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? अदृश्य होती है, सदैव एक वचन। भाववाचक संज्ञा में बात करें जैसे मान लो करुणा दिख रही है, मैंने कहा क्रोध, तो क्रोध क्या दिख रहा है? क्रोध थोड़ी दिखाई देता, तो वो कैसा? अदृश्य है। पहली बात तो अदृश्य है। दूसरी बात क्रोध का क्रोध है तो हो नहीं जाएगा, करुणा का करुणा तो हो नहीं जाएगा, तो कैसा है? एक वचन भी है, तो वो कैसी है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे उसने लिखा पुस्तक के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, तो फिर से याद करना। अगर हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की तो दृश्य भी होना चाहिए और सदैव एक वचन। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो दृश्य होना चाहिए और बहुवचन। कैसे बहुवचन? बे बहुवचन जिन्हें हम मतलब बहुवचन कैसे? बे एक वचन जिन्हें हम बहुवचन बना सकते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा की तो भाववाचक संज्ञा में अदृश्य होना चाहिए और सदैव एक वचन, ठीक है। आगे चलते हैं अपने। नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हो गए, निम्न में से कौन सा संज्ञा है? देखो नेताजी के बलिदान से अनेक सुभाष पैदा हो गए, इसमें कौन सी संज्ञा है? अगर हम बात करें इसमें संज्ञा की बात करें तो इसमें कौन सी संज्ञा है? देखो अगर हम बात करें यहाँ पर नेताजी क्या है? प्रोपर यानी कि एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो नेताजी एक नाम है, नाम कैसा? व्यक्तिवाचक है। नेताजी के बलिदान से अनेक शोभा, अनेक यानी कि मतलब कॉमन, क्या मतलब? जातिवाचक, तो एक जाति को यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगला है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है, निम्न शब्दों में से कौन सी संज्ञा है? गांधी जी की बात करें तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। अब गांधी जी को राष्ट्रपिता एक क्या मतलब एक टाइटल है, मतलब एक व्यक्ति को दर्शाता है, तो कौन सी इसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला है राम श्याम पर बहुत ज्यादा क्रोध करता है, निम्न में से कौन सी संज्ञा है?
राम की हम बात करें तो राम देखो श्याम पर बहुत ज़्यादा क्रोध करता है। और क्रोध क्या है? क्रोध एक प्रकार का कैसा है? भाव है। क्योंकि अब देखो जैसे मान लो क्रोध शब्द है, अब क्रोध को याद करना है। अब मान लो क्रोध है तो क्रोध को अब आँखें अपनी बंद करके थोड़ी मन में उसको देखो तो क्रोध दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात तो आदृश्य है, आदृश्य है तो अपनी जातिवाचक खत्म हो गई है। और एक उसमें क्या व्यक्तिवाचक भी खत्म। उसके बाद बचा क्या? भाववाचक और समूहवाचक। तो समूह तो है नहीं, यह भी खत्म होगी। अब भाववाचक, अब क्रोध का क्रोध है तो बन नहीं रहा। मैंने बताया था कि आदर्श होना चाहिए और सदैव एक वचन हो चाहिए, तो वो कौन सी है? भाववाचक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला अपना, निम्न से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? देखो अगर हम बात करें पुल्लिंग शब्द की, सभा, जनता, समिति या मंत्रिमंडल, तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द क्या है? मंत्रिमंडल एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, निम्न से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? नगरपालिका, राज्यसभा, सांसद या प्रशासन। जैसे नगर आप देखो कैसे यार, जैसे नगरपालिका, राज्यसभा, सांसद और प्रशासन की हम बात करें तो कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? देखो स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रशासन। ठीक है, प्रशासन क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं, एक ऐसा है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अभी थोड़ी मेरी एनर्जी डाउन हो गई दोस्तों, क्योंकि लगातार 1 घंटे से ऊपर हो गया पढ़ाते। ठीक है, अभी रात हो रही है। निम्न से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द नहीं है? देखो पुल्लिंग शब्द की हम बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्द नहीं है? बाकी पुल्लिंग है। मतलब इसमें 3 तो शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग है, बाकी एक शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, इन तीनों नदियों को छोड़कर जितनी भी नदियाँ हैं सारी कैसी हैं? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, जैसे गंगा है, कावेरी भाई, सोन, कावेरी, सोन, गंगा, नर्मदा, तो ये सारी जितनी भी नदियाँ कैसे स्त्रीलिंग है। बाकी हम बात करें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, इन तीनों नदियों को क्या कहते हैं? पुल्लिंग नदी है। सॉरी, सोन नहीं है। जैसे गंगा भाई, कावेरी भाई, उसके अलावा हम बात करें जैसे नर्मदा भाई, तो यह कैसी स्त्रीलिंग है? याद रखना आराम से, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन तीनों नदियों को पुल्लिंग है। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं सारी कैसी हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इनको याद कर लेना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन को। ठीक है, यह तीनों नदियां कैसी हैं? पुल्लिंग है। इसके अलावा जो भी नदियां हैं वो कैसी हैं? स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अगला अपना, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दही, सिरका, आसव या मसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? मसी। यह यूपी SSS में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020-21 में कि इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। जितने में अभी जो ऑब्जेक्टिव दोस्तों करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आया नहीं है, सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी, इस बात का पुल्लिंग वाक्य कौन सा होगा? हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी, इस बात का पुल्लिंग शब्द बनाना है हमको। हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारी अध्यापक आज नहीं आएगी, हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका अगर हम बात करें, देखो सही आंसर की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन सा होगा? इसका हमको बनाना क्या? पुल्लिंग। जैसे हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगा, तो हमारी का क्या हो जाएगा? हमारा। हमको पुल्लिंग बनाना है, तो देखो सबसे पहले हमारी से ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएंगे। ठीक है, हमारा अध्यापक नहीं आज नहीं आएगा, तो यह शब्द तो बन जाएगा, लेकिन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको आदर तो दिया नहीं। ठीक है, तो ये हट जाएगा। हमारी अध्यापक गलत हो जाएगा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, यह भी गलत है। तो कौन सा सही होगा? हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। अब मान लो मैंने स्त्रीलिंग बनाया था इसका, ठीक है, तो हमारी का 2 बंदे, एक तो हमारे बनेंगे, एक हमारा बनेगा। ठीक है, अब देखो हमारा तो अच्छा नहीं लगेगा ना बोलने में अध्यापक को, तो यह तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो हमारा वाला गलत हो गया। और हमारी तो अध्यापक, तो हमारी जो अंकोरी जो हमारी आएगी जो, तो किस में? स्त्रीलिंग में आएगी, तो यह गलत हो गया, तो दोनों तो चले गए। उसके बाद लास्ट के 2 थे, अब द लास्ट को हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे,
तो हमारे अध्यापक आज नहीं आएगा, आएगा तो मतलब नहीं है, ऐसे तो हम बोलेंगे नहीं अपने टीचर को, तो कौन सा ही हो जाएगा, हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। ठीक है। अगला अपना, पवन शब्द में कौन सा लिंग है। देखो पवन शब्द की हम बात करें तो पवन में कौन सा लिंग है। ठीक है, पवन है कौन सा, उभय लिंग। इसका राइट आंसर क्या है, उभय लिंग। देखो पवन के अलावा कुछ और भी शब्द हैं जो उभय लिंगी हैं, जैसे कि बात करें हम कौन सी, आत्मा की। आत्मा कैसा है, उभय लिंगी है। अगर हम बात करें सांस की, जो अपन सांस लेते हैं तो वो भी कौन सी है, उभयलिंगी है। कलम की बात करें तो कलम भी क्या है, उभयलिंगी है। दही भी कैसा है, उभयलिंगी है। ठीक है। उसके बाद क्या, देखो आत्मा, कलम, आत्मा, कलम, सांस, दही, ये कैसे शब्द हैं, पवन, ऐसे कैसे उभयलिंगी शब्द हैं। ठीक है। अगला अपना, एक का बहुवचन बताइए। एक का बहुवचन बताना है, बहुत, अनेक, ज्यादा या दो। तो एक का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, अनेक, यानी 20 है। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है, हस्ताक्षर, जनता, सामग्री या सामान। देखो हमेशा जो बहुवचन होते हैं ना, अगर बात ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे कि प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये कैसे हमेशा एक बहुवचन होते हैं। ठीक है। और हमेशा एक वचन, जैसे कि माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। ठीक है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन नहीं है, तो वो कौन सा, हस्ताक्षर। ठीक है। अगला अपना, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है। देखो नरेश सो रहा था, तो इसमें कौन सा शब्द आएगा, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या सामान्य भूतकाल। नरेश सो रहा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्योंकि अपूर्ण तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वो नरेश क्या सो रहा था, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें देखो काल की, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय तथा उसकी पूर्णता का अपूर्णता का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बीता हुआ समय कौन सा कहलाता है, भूतकाल कहलाता है। वह समय जो चल रहा है वो वर्तमान होता है, और आने वाला समय क्या कहलाता है, भविष्य काल कहलाता है। देखो सामान्य की हम बात करें, सामान्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सामान्य वर्तमान की, तो इसकी जो क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। जैसे राम अखबार पढ़ता है, मोहन जयपुर जाता है, तो यह कैसे हैं, सामान्य वर्तमान काल है। उसके बाद हम बात करें किसकी, अपूर्ण वर्तमान काल की। तो अपूर्ण वर्तमान काल की हम बात करें तो इसके जो साथ, अगर इसकी क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो अपूर्ण वर्तमान काल कहता है। देखो अगर ता है, ती है, ते है, तो वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब जो चल रहा है, जो भी हुआ नहीं है, तो जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे राजेंद्र पढ़ रहा है, तो राजेंद्र पढ़ रहा है, तो अभी इसका जो पढ़ाई है वो ख़त्म तो हो नहीं गई है, वो पढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यूस है अभी। ठीक है। आप अगर हिंदी में याद ना रखें तो इंग्लिश से आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कंटिन्यूस की कौन सी पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, इससे याद हो जाएगा कि अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि कंटिन्यूस, यानी कि वो अभी काम उसका जारी है। ठीक है। मुस्कान खाना बना रही है, तो उसका काम क्या है, जारी है। ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद आंका है संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अच्छा, इनको एक साथ इसलिए है कि जो हमारा सामान्य वर्तमान काल था और दूसरा कौन था, अपूर्ण वर्तमान काल। अगर इन दोनों में संशय जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, संशय, तो कैसा बन जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। जैसे कि ता होगा, ती होंगी या ते होंगी। जैसे राम अखबार पढ़ता है, तो यह कौन सा था, यह था हमारा सामान्य वर्तमान काल। अब इसका कैसा, राम अखबार पढ़ता होगा, यानी कि पढ़ता होगा निश्चय तो नहीं है कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया, संशय जोड़ दिया। ठीक है। तो जो हमारा सामान्य वर्तमान काल था उसमें हमने क्या जोड़ दिया, संशय। जैसे कि राम अखबार पढ़ता है, सामान्य वर्तमान काल है। राम अखबार नहीं पढ़ता होगा, अब इसका कोई क्लियर नहीं है, तो इसमें क्या संशय है, तो क्या जोड़ दिया, संशय। तो क्या हो गया, संदिग्ध वर्ग, संदिग्ध, वो कहते हैं ना संदिग्ध व्यक्ति हैं, पुलिस जैसे वगैरह लिखते हैं ना, संदिग्ध व्यक्ति है, फिल्मों में देखा जाता है,
उसी तरह से संशय। संभाव्य वर्तमान की बात करें तो इसमें भी हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल में संशय जोड़ देते हैं। जैसे हमारा जो अपूर्ण वर्तमान काल था उसकी जो सहायक क्रिया थी वो कौन सी थी, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है तो वही कंटिन्यूअस है, यानी कि कैसा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। अब राम अखबार पढ़ रहा होगा, अब देखो हमने क्या किया कि अपूर्ण वर्तमान काल में संशय जोड़ दिया, यानी कि राम अखबार पढ़ रहा होगा। क्लियर तो नहीं है, तो इसका ये कौन सा हो जाएगा अपना, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अगला है अपना चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है। देखो चारपाई पे अगर भाई साहब बैठे हैं तो चारपाई किस कारक में है। कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदानिक के लिए करण से, तो इसमें तो अधिकरण में पर, ठीक है, पर किस में आता है, अधिकरण में आता है। ठीक है, अगर अपन जब पूरी इनका विभक्ति याद कर लेंगे ना तो पर किस में आता है, अधिकरण में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। राम ने अखबार पढ़ा होगा, निम्न में से कौन सा काल है। देखो राम ने अखबार पढ़ा होगा, तो देखो अगर बात कर राम ने जो अखबार पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर क्या है, संदिग्ध भूतकाल या सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। देखो सबसे पहले तो राम ने अखबार पढ़ा होगा, अब इसका क्लियर पता तो नहीं हो पढ़ा है या नहीं है, तो अपन को क्या है, एक संदिग्ध लग रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है, अगला अपना सर्वनाम की हम बात करें। देखो अब बात करें हम सर्वनाम की। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। संज्ञा के जिन स्थान पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। जैसे कि राजीव देर से पहुंचा क्योंकि उसकी, अब देखो राजीव के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया, उसकी का, तो उसकी क्या है, उसकी एक सर्वनाम है और राजीव क्या है, संज्ञा है। क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है परिभाषाएं कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो राजीव तो एक नाम है और नाम, हर नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। अब राजीव के नाम के स्थान पर हमने क्या किया, उसकी का प्रयोग किया, तो उसकी क्या है, एक सर्वनाम है। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। इस वाक्य में उसकी का प्रयोग देखो राजीव के लिए क्यों हुआ है, तो उसकी शब्द सर्वनाम कहा गया है। हिंदी में अगर सर्वनामों की संख्या की बात करें तो क्या 11 होती है। जैसे कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ऐसे कितने 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की अगर भेद की बात करें हम तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं देखो कितने होते हैं, 6 होते हैं। सर्वनाम की देखो संख्या की बात करें तो 11 होती हैं, लेकिन सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंध और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें वह सर्वनाम जो पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है। देखो पुरुष है तो पुरुष के सीधा मालूम चलता है कि जो पुरुष या स्त्री के नाम से के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, इनकी पर्सनल प्रोनाउन। या 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एक देखो मान लो अगर कोई सबसे पहले तो होगा बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, एक होता है कौन सा, तीसरा पुरुष। तो उत्तम पुरुष कौन कहलाते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता इनकी बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, यानी कि उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, हम, मुझे, हमारी, मुझको। मध्यम पुरुष कौन सा, सुनने वाला, यानी कि बीच वाला। जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता सुनने वाले के लिए करता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। और एक होता है अन्य पुरुष, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी तीसरे पर्सन के लिए, तो कौन सा होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से, दूसरा है वे शब्द जो किसी सजीव अथवा व्यक्ति के निकट या फिर दूर होने की निश्चितता का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, ये और वह, इनको याद करना पड़ेगा। जैसे निकटवर्ती में कौन कौन से, यह और यह आ जाएगा। दूरवर्ती में क्या है, वह और वे आ जाएगा। कैसे, जैसे मान लो यह आदमी खड़ा है, देखो यह आदमी खड़ा है तो कैसा लगा, जैसे निकट खड़ा है, तो यह वह आदमी खड़ा है, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे दूर खड़ा है, वह आदमी
खड़ा है, तो अपन को दूर की परिभाषा आ रही है इसमें, ठीक है। अगला अपना अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम भी दो होते हैं, एक तो होता है प्राणीबोधक जिसमें प्राणी का बोध हो, एक होता है वस्तुबोधक जैसे कि कोई आया। अब कोई आया का मतलब क्या होगा, जैसे इसमें है कोई और कुछ, जैसे मैंने बोला कोई आया, तो कोई आया यानी कोई इंसान ही होगा, यानी इंसान होगा या कोई प्राणी कुछ भी होगा। अब मैंने कहा कुछ गिरा, कुछ गिरा का मतलब क्या है, कुछ वस्तु गिरी होगी, पत्थर गिरा होगा, लकड़ी कुछ भी गिरी होगी, तो वो कैसी है, वस्तुबोधक है। और प्राणी बोधक कौन सा है, कोई है, ठीक है। अगला अपना है संबंध बोधक सर्वनाम। संबंध बोधक सर्वनाम में कौन सा, जैसे कि मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। मध्यम पुरुष में भी जैसे तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ठीक है। विभक्ति में इसमें क्या, जो संबंध बोधक होता है इसमें क्या आती है, ज़्यादातर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे का, की, के, हरा, री, रे, ना, नी, ने, ठीक है। अगला अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये तो सर्वनाम देखो सरल होते हैं, आप इतना ज़्यादा जोर मत देना, आराम से हो जाएंगे। जैसे कौन, एक होता है क्या, कौन होता है सजीव के लिए, जैसे मैंने कहा कौन आया, जब मतलब कोई अपने द्वार पर कोई आया, जैसे भैया कौन आया, तो कोई सजीव होगा, ठीक है। अब मैंने क्या है, क्या लाए हो, क्या लाए, खाने में क्या बना है, तो क्या एक निर्जीव है ना, ठीक है, जो बना है वो क्या निर्जीव है। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है, तो वह कौन सा होता है, निजवाचक होता है। जैसे आप कहाँ से आ रहे हो, मैं आप चला जाऊँगा, मैं आप चलाऊँगा, तो जो आप होता है वो कैसा है, निजवाचक होता है, ठीक है। जैसे कि माँ आप सो जाओ, मैं खाना अपने आप खा लूँगा, तो यहाँ पर देखो दो आप हैं, एक तो यह है, एक यह है। माँ आप सो जाओ, तो जो आप आया है, जो आदर हेतु पुरुषवाचक प्रथम है जी, ठीक है। उसके बाद खाना में अपने आप, यहाँ पर वो अपने आप काम कर रहा है, तो यह स्वयं के लिए आया है, और यह कौन से आया, जो मतलब पुरुषवाचक के लिए आया है, प्रथम पुरुष के लिए, ठीक है। अगला अपना मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखो मैं कहता हूँ कि नदियाँ सूखती जा रही है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम को मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं किसलिए, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यानी कौन सा होता है, उत्तम पुरुष, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना मैंने आपको बताया कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखो मैंने बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, यानी कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, वह है यानी कि दूसरे के बारे में बोल रहे हैं ना, कि मैंने बताया था कि वह पढ़ने में बहुत तेज है, वह है, तो वह कौन सा है, मध्यम पुरुष है, ठीक है। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। देखो जो आया है सो जाएगा, इसकी हम बात करें, जब भी जो और सो की बात करें, तो जो और सो आते हैं या किस सर्वनाम में आते हैं, या कौन से आते हैं, ये आते हैं संबंध बोधक सर्वनाम में, ठीक है। याद कर लेना कि जो डॉट 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 सो, इसका जो प्रयोग होता था ज़्यादातर किस में होता है, संबंध बोधक सर्वनाम में होता है, ठीक है। क्योंकि जो आया है सो जाएगा, इस प्रकार से इसमें संबंध दर्शाया रहा है, ठीक है।